रेगिस्तान की चुप्पी भी कभी कभी बोलती है। कच्छ के रण में जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे वो रेत के नीचे दबी किसी प्राचीन आत्मा की कहानी फुसफुसा रही हो। वही कहानी है धौलावीरा की, एक ऐसी सभ्यता की जो आज से लगभग 5000 साल पहले अपने शिखर पर थी, लेकिन समय की आंधी में कहीं खो गई। आज जहां केवल नमक की सफेद चादर बिछी दिखाई देती है, वहीं कभी ऊंची दीवारों से घिरा एक समृद्ध नगर खड़ा था। सुबह सूरज की किरणें जब उसकी पत्थर की सड़कों पर पड़ती थीं, तो पूरा नगर सोने की तरह चमक उठता था। नगर का जन्म लगभग 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता अपने पूरे वैभव में थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के साथ साथ एक और नगर जन्म ले रहा था, धौलावीरा। ये नगर आज के गुजरात के कच्छ जिले में खदिर बेट द्वीप पर बसाया गया था। चारों ओर रण का विस्तार, दूर दूर तक पानी नहीं, फिर भी यहाँ के लोगों ने नगर बसाने का साहस किया। लोगों ने स्थान सोच समझकर चुना था। उत्तर में मानसून से भरने वाली छोटी नदियां, दक्षिण में समुद्र का प्रभाव और बीच में कठोर लेकिन मजबूत जमीन। यही जगह बनी एक अद्भुत प्रयोगशाला, जहां इंसान ने प्रकृति को समझा, उससे लड़ा नहीं बल्कि उसके साथ चलना सीखा। 3 हिस्सों में बटा नगर। धौलावीरा कोई साधारण नगर नहीं था। यह 3 प्रमुख भागों में बटा था। 1. ऊपरी नगर सिटाडेल माइनस शासक वर्ग और प्रशासन। 2. मध्य नगर माइनस अधिकारी कारीगर। 3. निचला नगर माइनस आम नागरिक। हर भाग ऊंची ऊंची दीवारों से सुरक्षित था। दीवारें केवल सुरक्षा के लिए नहीं थीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक थीं। जब कोई यात्री दूर से इस नगर को देखता होगा तो उसे लगता होगा मानो कोई विशाल पत्थर का किला रेगिस्तान के बीच खड़ा हो। पत्थरों की भाषा। धौलावीरा की सबसे बड़ी विशेषता थी पत्थरों का उपयोग। जहां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ईंटें अधिक थीं, वहीं धौलावीरा में तराशे हुए पत्थर इस्तेमाल किए गए। हर पत्थर ऐसे जोड़ा गया था जैसे किसी कलाकार ने उसे तराशा हो। दीवारें सीधी, सड़कें समकोण पर कटी हुई और हर चीज में गणितीय सटीकता। यह नगर बता रहा था, यहां अराजकता नहीं, अनुशासन राज करता है। पानी, जीवन की सबसे बड़ी खोज। रेगिस्तान में बसने वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल था, पानी कहां से आएगा? धौलावीरा के लोगों ने इसका जवाब दिया, जल प्रबंधन। उन्होंने बनाए विशाल जलाशय, पत्थर से कटे टैंक, वर्षा जल संग्रह की अद्भुत व्यवस्था। बरसात की एक एक बूंद को सहेज कर रखा जाता था। आज भी धौलावीरा के जलाशय देखकर आधुनिक इंजीनियर हैरान रह जाते हैं। ऐसा लगता है मानो नगर कह रहा हो, सभ्यता वही है जो भविष्य के लिए सोच सके। लिखने की कोशिश। धौलावीरा से जो सबसे रहस्यमय चीज मिली वो है सिंधु लिपि का सबसे बड़ा शिलालेख। ये शिलालेख पत्थरों पर उकेरा गया था, बड़े बड़े चिन्हों में। शायद ये नगर का नाम था, या किसी राजा का संदेश, या देवताओं को समर्पण। आज तक कोई इसे पढ़ नहीं पाया, लेकिन ये साफ है धौलावीरा के लोग पढ़ना लिखना जानते थे और वे अपने विचार पत्थर पर अमर करना चाहते थे। जीवन की धड़कन। सुबह होते ही नगर जाग उठता होगा। कारीगर अपने औजार उठाते, व्यापारी अपने माल के साथ निकलते और बच्चे पत्थर की गलियों में दौड़ते। यहां के लोग बनाते थे मोती, शंख के आभूषण, तांबे और कांसे के औजार। व्यापार दूर दूर तक फैला था, मेसोपोटामिया तक। धौलावीरा केवल नगर नहीं था, वो एक आर्थिक शक्ति था। आस्था और मौन। ये आश्चर्यजनक है कि धौलावीरा से कोई भव्य मंदिर नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग आस्था में विश्वास नहीं रखते थे। उनकी पूजा शायद प्रकृति से जुड़ी थी, पानी, धरती, सूर्य और हवा। ये एक ऐसी आस्था थी जो शोर नहीं मचाती थी, बल्कि मौन में जीती थी। समय का पहला वार। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। जलवायु बदलने लगी। मानसून कमजोर पड़ने लगा, जलाशय सूखने लगे। नगर ने संघर्ष किया, खुद को बदला, योजनाएं बदलीं, लेकिन प्रकृति की मार गहरी थी। धीरे धीरे लोग नगर छोड़ने लगे। और एक दिन धौलावीरा चुप हो गया। रेत ने उसे ढंक लिया, इतिहास ने उसे भुला दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूरज जब धौलावीरा के ऊपर चढ़ता था तो पूरा नगर जैसे जाग उठता था।
पत्थर की सड़कों पर कदमों की आवाज गूंजने लगती, जलाशयों के पास लोग पानी भरने आते और ऊपरी नगर में प्रशासनिक गतिविधियां शुरू हो जाती। ये धौलावीरा का स्वर्णकाल था, व्यवस्था जो दिखाई नहीं देती थी। धौलावीरा में कोई राजा सोने का मुकुट पहनकर जनता के सामने नहीं घूमता था। यहां सत्ता का प्रदर्शन नहीं, व्यवस्था का अनुशासन दिखाई देता था। नगर के ऊपरी हिस्से में रहने वाले लोग योजनाएं बनाते थे। कब जलाशयों की मरम्मत होगी, किस मौसम में कितना अनाज संग्रह होगा, व्यापारिक कारवां कब आएंगे और जाएंगे। ये सभ्यता शोर से नहीं, समझ से चलती थी। पानी का त्योहार। बरसात धौलावीरा में किसी उत्सव से कम नहीं होती थी। जब पहली बारिश होती तो बच्चे तालियों से आसमान का स्वागत करते। जलाशयों में पानी भरने लगता, पत्थर की नालियां बहने लगतीं, हर बूंद का हिसाब रखा जाता। यहां पानी सिर्फ संसाधन नहीं था, ये संस्कार था। आज जहां आधुनिक शहर पानी की बर्बादी करते हैं, वहीं धौलावीरा में पानी को पूजा जाता था। व्यापार की धड़कन। धौलावीरा का नाम दूर दूर तक फैला था। अरब सागर के रास्ते जहाज आते जाते थे। ऊंटों के कारवां रेगिस्तान चीरते हुए नगर तक पहुंचते थे। यहां से निर्यात होता था मोती, शंख से बने आभूषण, तांबा, कांसा, पत्थर की नक्काशी, और बदले में आता था बहुमूल्य पत्थर, विदेशी वस्तुएं, नई तकनीकें। धौलावीरा केवल उपभोक्ता नहीं था, वो निर्माता था। कारीगरों का सम्मान। धौलावीरा में कारीगरों को छोटा नहीं समझा जाता था। मोती बनाने वाला उतना ही सम्मान पाता था जितना नगर की योजना बनाने वाला। शंख को काटना, उसे घिसना, चमक देना, ये कोई साधारण काम नहीं था। एक गलत कट और पूरा शंख बेकार। ये धैर्य की सभ्यता थी। लिपि जो बोलती नहीं पर देखती है। नगर के एक मुख्य द्वार पर लगे पत्थरों पर बड़े बड़े चिन्ह खुदे हुए थे। ये था सिंधु लिपि का सबसे बड़ा शिलालेख। आज हम उसे पढ़ नहीं पाते, लेकिन उस समय वो पहचान था नगर की आत्मा। शायद ये लिखा था, ये नगर अनुशासन से चलता है, या यहाँ अतिथि देवता है, या शायद ये धौलावीरा है। स्त्रियां और समाज। धौलावीरा में स्त्रियां केवल घर तक सीमित नहीं थीं। वे आभूषण बनाती थीं, व्यापार में सहयोग करती थीं और समाज की रीढ़ थीं। मूर्तियों और अवशेषों से पता चलता है वे सादगी पसंद करती थीं, लेकिन सौंदर्यबोध गहरा था। ये सभ्यता दिखावे की नहीं थी, शांति की संस्कृति। ये आश्चर्यजनक है कि धौलावीरा से हथियार बहुत कम मिले हैं। कोई विशाल सेना के प्रमाण नहीं, कोई युद्ध की कहानियां नहीं। ये एक शांत सभ्यता थी। उनका विश्वास था, जो व्यवस्था मजबूत होती है उसे तलवार की जरूरत नहीं पड़ती। समय का दूसरा संकेत। लेकिन प्रकृति धीरे धीरे बदल रही थी। बारिश कम होने लगी, नदियां कमजोर पड़ने लगा, जलाशयों में पानी देर तक टिकता नहीं था। नगर ने समाधान खोजे, जलाशयों को और गहरा किया, नए नाले बनाए, पानी का उपयोग और सीमित किया। धौलावीरा हार मानने वालों में से नहीं था। संघर्ष का दौर। लेकिन हर समस्या का हल इंसान के पास नहीं होता। कुछ वर्षों तक नगर ने खुद को संभाला, लेकिन फिर संकट गहराने लगा। व्यापार कम होने लगा। कुछ परिवारों ने नगर छोड़ना शुरू किया। रेत का फैलाव बढ़ रहा था। धौलावीरा अब पहले जैसा नहीं रहा। फिर भी नगर पूरी तरह नहीं टूटा, वो लड़ता रहा। एक आखिरी उम्मीद। नगर के बुजुर्ग कहते, हमने पानी को बचाया है, वो हमें बचाएगा। लेकिन जब आसमान ही रूठ जाए तो पत्थर भी जवाब देने लगते हैं। धीरे धीरे धौलावीरा की धड़कन धीमी होने लगी। समय कभी अचानक वार नहीं करता, वो पहले संकेत देता है, धीरे, बहुत धीरे। धौलावीरा में भी ऐसा ही हुआ। पहले बारिश देर से आने लगी, फिर कम होने लगी, और फिर कई बार आई ही नहीं। सूखते जलाशय। कभी जिन विशाल जलाशयों में पानी छलकता था, वहां अब नीचे पत्थर दिखने लगे थे। लोग सुबह सुबह पानी भरने आते तो लौटते समय उनके चेहरे पहले जैसे नहीं रहते। हर बूंद अब कीमती थी। नगर की परिषद बैठती, कितना पानी किसे मिलेगा, किस काम में कितना उपयोग होगा। धौलावीरा ने पानी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आसमान ने जैसे अपना दरवाजा बंद कर लिया था।
धरती की दरारें, खेती कठिन होने लगी, अनाज का भंडारण घटने लगा। पहले जो खेत साल में 2 बार उपज देते थे, अब 1 बार भी मुश्किल से देने लगे। धरती में दरारें पड़ने लगीं, सिर्फ जमीन में नहीं, लोगों की उम्मीदों में भी। व्यापार की टूटती राहें। जब नगर के पास देने को कम होने लगा, तो व्यापारिक कारवां भी कम आने लगे। जहाजों ने दूसरे बंदरगाह चुन लिए, ऊंटों के रास्ते सूने होने लगे। धौलावीरा, जो कभी व्यापार की धड़कन था, अब धीरे धीरे हाशिए पर जा रहा था। पहला विदा होना। एक दिन नगर के पश्चिमी द्वार से कुछ परिवार निकलते दिखाई दिए। वे रो नहीं रहे थे, बस चुप थे। उनके पास सामान कम था, लेकिन यादें बहुत थीं। किसी ने कहा, हम लौट आएंगे, लेकिन समय जानता था यह विदा हमेशा के लिए थी। नगर का मौन। जिन गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब केवल हवा की आवाज थी। कारीगरों की कार्यशालाएं बंद होने लगीं। मोती बनना रुक गया। शंख तराशे नहीं गए। धौलावीरा धीरे धीरे मौन हो रहा था। आखिरी प्रयास। नगर के बुजुर्गों ने आखिरी बार जलाशयों की मरम्मत करवाई। कुछ नए नाले बनाए गए, कुछ पुराने रास्ते बदले गए। ये इंसान की अंतिम कोशिश थी प्रकृति को मनाने की, लेकिन प्रकृति निर्णय ले चुकी थी। अंत नहीं, एक विराम। धौलावीरा एक दिन में नहीं उजड़ा, यह वर्षों का सफर था। लोग गए, घर खाली हुए, दरवाजे बंद हुए, लेकिन नगर टूटा नहीं, वो बस रुक गया। जैसे कोई थका हुआ योद्धा अपनी तलवार रखकर बैठ जाए। रेत की चादर। समय बीतता गया। रेत उड़ती रही, नमक फैलता रहा। धीरे धीरे धौलावीरा रेत के नीचे छुप गया। इतिहास ने पन्ना पलट दिया। हजारों साल तक कोई नहीं जानता था कि यहां कभी एक महान सभ्यता सांस लेती थी। सोई हुई यादें। लेकिन सभ्यताएं मरती नहीं, वे सो जाती हैं। धौलावीरा भी सो रहा था, पत्थरों में, जलाशयों में, लिपि के उन चिन्हों में जो अब भी पढ़े जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हजारों साल बीत चुके थे। रेत ने सब कुछ ढक लिया था, घर, गलियां, जलाशय, दीवारें। समय ने धौलावीरा को लगभग मिटा दिया था। लेकिन मिटाना और भुला देना 2 अलग बातें होती हैं। एक जिज्ञासा की शुरुआत। 20वीं सदी के मध्य में कुछ लोग कच्छ के रण में भटक रहे थे। ये व्यापारी नहीं थे, ये यात्री नहीं थे, ये थे इतिहास की तलाश में निकले लोग। उन्हें कहीं से खबर मिली थी कि इस वीरान इलाके में कुछ असामान्य पत्थर दिखाई देते हैं। कोई नहीं जानता था कि वे एक सोई हुई सभ्यता को जगाने वाले हैं। पहला संकेत। रेत के नीचे से सीधी रेखाओं में लगे पत्थर मिले। यह संयोग नहीं था, प्रकृति इतनी सटीक रेखाएं नहीं बनाती। पुरातत्वविद रुक गए। उन्होंने खुदाई शुरू की। हर फावड़े के साथ समय की परतें हटती गईं। धौलावीरा का नाम लौटता है। धीरे धीरे दीवारें उभरने लगीं। जलाशयों के किनारे दिखाई देने लगे। जब नगर की पूरी संरचना सामने आई, तो इतिहासकार स्तब्ध रह गए। ये कोई साधारण बस्ती नहीं थी। ये था सिंधु घाटी सभ्यता का एक अद्वितीय नगर। नाम रखा गया धौलावीरा। जलाशयों की खोज। जब विशाल जलाशय सामने आए तो आधुनिक इंजीनियर भी चुप हो गए। रेगिस्तान में इतनी उन्नत जल व्यवस्था, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। लोग समझने लगे, ये सभ्यता अपने समय से कई सौ साल आगे थी। लिपि, जो अब भी रहस्य है। फिर मिला वो पत्थर जिस पर बड़े बड़े चिन्ह खुदे थे। सिंधु लिपि का अब तक का सबसे बड़ा शिलालेख। ये किसी घोषणा जैसा था, किसी पहचान जैसा, लेकिन आज भी कोई इसे पढ़ नहीं पाया। धौलावीरा अब भी अपने कुछ रहस्य अपने पास रखे हुए है। दुनिया की नजरें। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, दुनिया की नजरें कच्छ की ओर मुड़ने लगीं। इतिहास की किताबें बदली जाने लगीं। सभ्यता की परिभाषा पर नए सवाल उठने लगे। धौलावीरा अब सिर्फ भारत का नहीं, मानव इतिहास की धरोहर बन चुका था। यूनेस्को की मान्यता। सालों के शोध के बाद दुनिया ने स्वीकार किया। धौलावीरा कोई साधारण अवशेष नहीं, ये मानव बुद्धि का प्रमाण है। इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। रेत में दबी आवाज अब पूरी दुनिया सुन रही थी। पत्थर बोल उठे। आज जब कोई धौलावीरा जाता है तो उसे खंडहर नहीं दिखते,
उसे दिखती है एक सोच, एक व्यवस्था, एक दर्शन। पत्थर अब भी खड़े हैं, जैसे कह रहे हों, हम मिटे नहीं हैं, हम बस इंतजार में थे। धौलावीरा अब खंडहर नहीं है। वो एक सवाल है, हमसे, हमारी सभ्यता से, हमारे भविष्य से। जब कोई आज धौलावीरा की पत्थर की दीवारों के बीच खड़ा होता है तो उसे अतीत दिखाई नहीं देता, उसे आईना दिखाई देता है। सभ्यता का असली अर्थ। धौलावीरा हमें ये नहीं बताता कि कितने बड़े महल बनाए गए थे या कितनी बड़ी सेना थी। वह यह बताता है कि सभ्यता शोर में नहीं, समझ में होती है। जहां पानी का सम्मान था, संसाधनों की सीमा समझी जाती थी, प्रकृति से युद्ध नहीं, संवाद होता था। आज की दुनिया उल्टा चल रही है। जल ही जीवन है, यह नारा नहीं था। आज हम कहते हैं, जल है तो कल है। धौलावीरा के लोग इसे कहते नहीं थे, वे जीते थे। उन्होंने हर बूंद को सहेजा, हर मौसम को समझा। जब पानी गया तो सभ्यता भी धीरे धीरे चली गई। ये हमें चेतावनी देता है, प्रकृति के बिना विकास विनाश की शुरुआत है। बिना युद्ध के महानता। इतिहास अक्सर युद्ध करने वालों को महान कहता है, लेकिन धौलावीरा ने बिना युद्ध के महान होने का रास्ता चुना। कोई तलवारों के ढेर नहीं, कोई साम्राज्य की लाशें नहीं, फिर भी यह सभ्यता अमर है, क्योंकि ये मानव बुद्धि और अनुशासन की जीत थी। लिपि जो आज भी पूछती है। सिंधु लिपि आज भी मौन है, लेकिन उसका मौन हमसे सवाल करता है, क्या आधुनिक इंसान इतना ही अनुशासित है, इतना ही दूरदर्शी है, या हमने तकनीक तो बढ़ा ली लेकिन समझ खो दी? धौलावीरा का संदेश। धौलावीरा कहता है, सभ्यता ऊंची इमारतों से नहीं, ऊंची सोच से बनती है। जो प्रकृति को जीतने निकले वो अंत में हारता है। जो सीमाएं समझता है वही लंबे समय तक टिकता है। रेत में दबी नहीं, समय में गड़ी। धौलावीरा रेत में दबी थी, लेकिन नष्ट नहीं हुई। वह समय में गड़ी रही, हमारे जागने का इंतजार करती रही। आज वो फिर खड़ी है, पत्थरों में, जलाशयों में और हमारी चेतना में। एक सभ्यता, एक विरासत। धौलावीरा भारत की नहीं, पूरी मानवता की विरासत है। यह बताती है कि मानव इतिहास केवल युद्धों की कहानी नहीं, बल्कि बुद्धि, संतुलन और संयम की भी कहानी है। अंत नहीं, शुरुआत। यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब भी कोई बच्चा धौलावीरा के बारे में पढ़ेगा, जब भी कोई इंजीनियर उसके जल प्रबंधन को देखेगा, जब भी कोई समाज प्रकृति से टकराने से पहले सोचेगा, धौलावीरा फिर जीवित हो जाएगा। धौलावीरा मिटा नहीं था, हमने देखना छोड़ दिया था। अब जब हमने देख लिया है तो जिम्मेदारी हमारी है कि इतिहास से सीखें, ताकि भविष्य रेत में न दबे।